नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछली कक्षाओं की तरह जब मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन लेके आया था आपके सामने, तो बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर के भी लाइए आप, क्योंकि एग्रीकल्चर ओबियस बात है सुपरवाइजर के अंदर भी शामिल होता है और जेट आईसीआर के अंदर भी आता है। तो आज मैं आपके सामने आया हूँ एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके जो नॉर्मली हर एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछे ही जाते हैं। तो ओबियस बात है हम उसी बात को बात करेंगे कि एग्रीकल्चर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए, फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, 100 बीज का वजन क्या कहलाता है। तो आपको ध्यान होगा इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक 100 बीज का होता है, एक 1000 बीज का होता है। तो 100 बीज का जो क्वेश्चन आंसर होता है, 100 बीज का जो वेट होता है वो तो क्या कहलाता है, सीड इंडेक्स। और अगर ये क्वेश्चन आपको 1000 बीज के लिए पूछें तो उसका आंसर क्या होगा, टेस्ट वेट। और तो इस क्वेश्चन का जो आंसर वो तो क्या हो जाएगा, सीड इंडेक्स। लेकिन इसमें लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा है रियल वैल्यू, वास्तविक मान। इस वास्तविक मान का भी एक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला है शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत अपॉन 100। तो वास्तविक मान का अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए कभी कि क्या इसका आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा शुद्धता प्रतिशत इंटू अंकुरण प्रतिशत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो होगा सीड इंडेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्वेस्ट इंडेक्स। हार्वेस्ट इंडेक्स को हिंदी में कहा जाता है कटाव सूचक। तो कटाव सूचक के लिए आपको क्या क्या आवश्यक होगा, विकल्प दे रखे हैं आपको इसके अंदर, आर्थिक उपज, कुल उपज, जैविक उपज या 1 व 3 दोनों। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप इजीली कर पाएंगे। इसका फॉर्मूला है आर्थिक उपज अपॉन जैविक उपज इंटू 100, इकोनॉमिक यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100। इकोनॉमिक का मतलब जैविक उपज, बायोलॉजिकल इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक उपज, बायोलॉजिकल का मतलब जैविक उपज इंटू 100। तो अगर आपको रियल वैल्यू का आर्थिक कटाव सूचक का अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा आर्थिक उपज और जैविक उपज। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 व 3 दोनों कटाव सूचक। देखिए आगे चलते हैं। जल शरण। शरण का मतलब होता है मिट्टी के कणों का कटना या अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जो दो तरीके से होता है, सामान्य रूप से वायु के द्वारा और जल के द्वारा। जल शरण के जो रूप होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। अगर आपको नाम ध्यान है तो ओबियस बात है, अच्छी बात है, वो नाम सुनिएगा, परत शरण, बौछार शरण, रेल शरण और अवनालिका शरण। ये 4 जल शरण के प्रकार होते हैं। और आपको पूछा गया है कि जल शरण का सबसे विकराल रूप कौन सा है। विकराल रूप का मतलब सबसे भयंकर रूप कौन सा है। तो देखिएगा, इसका सबसे भयंकर रूप है वो है अवनालिका शरण। बौछार शरण का मतलब जब जल की बूंदें गिरती हैं तो अपने साथ कुछ मिट्टी के कणों को उठा लेती है, इसको तो बोलते हैं बौछार शरण। रेल शरण का मतलब होता है जब खेत में छोटी छोटी नालियों के अंदर से पानी बाहर निकलता है, उसको कहा जाता है रेल शरण। और जब ये दो छोटी छोटी नालियां आपस में मिलकर बड़े नाले का रूप धारण कर लेती है तो उसे कहा जाता है अवनालिका शरण। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि जल शरण का सबसे विकराल रूप कौन सा होगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा अवनालिका शरण। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अभी आपने देखा रेल शरण जब कन्वर्ट होता है किसमें, अवनालिका शरण में, तो प्रश्न ये बनता है कि रेल शरण का विकसित रूप कौन सा होगा। तो उस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, अवनालिका शरण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, पक्षियों में वृषणों को बाहर निकालना कहलाता है। अगर ये प्रक्रिया आप पशुओं में करते हैं तो उसको बोलते हैं कैस्ट्रेशन या बधियाकरण। ये करते हैं किसके अंदर, पशुओं में। और यही प्रक्रिया अगर आप पक्षियों में फॉलो करते हो तो उसका एक दूसरा नाम है, उस प्रोसेस को बोलते हैं केपोनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मित्रों वो होगा केपोनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, CH2ON के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछें तो ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि CH2ON है क्या। तो CH2N जो है वो कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है और वसा के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से जो ऊर्जा मिलती है वो है 4.2, प्रोटीन के 1 ग्राम से जो ऊर्जा मिलती है वो है 5.2 और वसा के 1 ग्राम से जो ऊर्जा मिलती है उसका आंसर हो जाएगा 9.3। तो ये जो विकल्प लिखा हुआ है वो हो गया वसा के लिए, ये विकल्प लिखा हुआ है वो हो गया प्रोटीन के लिए, और ये इस विकल्प का, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका आंसर होगा मित्रों 4.2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को आप लोगों ने नाम सुना होगा, बूंद बूंद सिंचाई विधि। इस बूंद बूंद सिंचाई विधि का दूसरा और क्या नाम है इन 4 विकल्पों में से? तो आप जानते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि को हम और किस किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है टपका विधि, सही बात है, टपका विधि नाम जानते हैं इसको हम। दूसरा, ये जो तीसरा विकल्प लिखा हुआ है माइक्रो इरिगेशन, इसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई, तो ये भी इसका दूसरा नाम है। अब देखिए, अगर आपको ट्रिकल इरिगेशन के बारे में नहीं भी जानते हो तो भी जब आप जानते हो कि इसका ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम टपका विधि भी है और सूक्ष्म सिंचाई भी है, तो जब 2 ऑप्शन आपको याद आ रहे हैं कि हाँ ये आंसर 100% है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ड्रिप इरिगेशन का दूसरा नाम, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम ये भी है, ट्रिकल इरिगेशन भी हम किसको बोलते हैं? ड्रिप इरिगेशन को ही बोलते हैं। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर वो होगा सभी। ड्रिप इरिगेशन जो मेनली फल वृक्षों में हम यूज करते हैं उसका आंसर क्या होगा? सभी। इसको टपका विधि भी बोलते हैं, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं और इसको माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। खरपतवार, जो आप जानते हैं, जलीय खरपतवार का नाम आते ही आपके माइंड में सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम का ही क्वेश्चन बना हुआ है, जलकुंभी। जलकुंभी का वानस्पतिक नाम क्या होगा? विकल्प दे रखे हैं आपको, चिनोपोडियम स्पीशीज, इकोर्निया स्पीशीज, आर्जीमोन स्पीशीज और एकाइरेंथस स्पीशीज। ऑब्वियस बात है ये चारों नाम किसी न किसी खरपतवार के तो होंगे, तो हम 1 बाय 1 इन नामों को देखते हैं। देखिएगा, चिनोपोडियम जो नाम है वो आप जानते हैं किसका है? बथुआ। चिनोपोडियम किसका नाम है? बथुआ, चिनोपोडियम एल्बम। इकोर्निया तो आपको ध्यान है ही है, इकोर्निया जलकुंभी का ही नाम है। इकोर्निया स्पीशीज किसका नाम है? जलकुंभी का। तीसरा विकल्प दे रखा है आर्जीमोन मैक्सिकाना। आर्जीमोन मैक्सिकाना भी एक इंपॉर्टेंट वीड के रूप में नाम आपको ध्यान होगा। आर्जीमोन मैक्सिकाना नाम है सत्यानाशी का। और एकाइरेंथस एस्पेरा जो लिखा हुआ है वो भी एक खरपतवार है, उसका नाम है लटजीरा। तो इस तरह से ये चारों खरपतवारों के आपके नाम भी याद हो गए आपको, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल गया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इकोर्निया स्पीशीज। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, खरपतवारों के बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, वो है उर्वरकों के ऊपर। एक उर्वरक का नाम दिखा हुआ है यहाँ पे, वो नाम है कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? तो कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन अगर किस रूप में उपलब्ध हो, यह क्वेश्चन पूछे आपसे, तो उसका आंसर होगा एमाइड। एमाइड फॉर्म में उपलब्ध होता है नाइट्रोजन कैल्शियम साइनेमाइड में, और वो कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 21%। कैल्शियम साइनेमाइड में नाइट्रोजन 21% के रूप में उपलब्ध होता है। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, डीएपी, डीएपी में 18% नाइट्रोजन उपस्थित होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। और अगर आपने एक नाम और सुना होगा, उस नाम को बोलते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है मित्रों? 20%। अमोनियम सल्फेट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो तीनों आपके सामने समझ में आ गए आपको। कैल्शियम साइनेमाइड में कितना होगा? 21%, डीएपी में कितना होगा? 18%, और अमोनियम सल्फेट का पूछे तो उसमें कितना आंसर हो जाएगा मित्रों? 20%। ये बात समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट कौन सा आ रहा है वाला है। ये भी बहुत एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बारानी खेती।
जब आप बात करते हो वार्षिक वर्षा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? शुष्क, शुष्क भूमि खेती, और तीसरे को बोलते हैं बारानी, यानी बारानी को बोलते हैं रेनफेड फार्मिंग। तो शुष्क भूमि जो शुष्क खेती जो होती है उसमें वार्षिक वर्षा होती है 750 mm से कम। शुष्क भूमि खेती होती है उसके अंदर वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 750 से 1150 mm। और बारानी खेती जो ओबियस बात है, रेन का इनमें इन्वॉल्वमेंट है तो बारिश ज्यादा ही होगी, तो रेनफेड जो होती है उसके अंदर वर्षा होती है 1150 mm से अधिक। इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, 1150 mm से अधिक। रेनफेड फार्मिंग में वार्षिक वर्षा कितनी होगी? 1150 mm से अधिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिल्क, दूध, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? अगर आपको नॉर्मल पूछे तो हमारे माइंड में यही आता है कि इसका आंसर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बिल्कुल होता, अगर ये सेकंड ऑप्शन नहीं लिखा हुआ होता आपके सामने तो, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में और फर्स्ट ऑप्शन में खाली पॉइंट हल्का सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, और इसका मतलब है कि एग्जामिनर आपसे चाह रहा है कि आप उसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। इस कारण से दूध का जो उबाल बिंदु होता है वो 100 ना होकर क्या आंसर होगा इसका? 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कारण से दूध का बॉइलिंग पॉइंट का एग्जैक्ट आंसर अगर पूछेंगे तो होगा 100.17 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, घास। घासों का अध्ययन एग्रीकल्चर की किस शाखा में किया जाता है? विकल्प दे रखे हैं आपको, पेडोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी, मेट्रियोलॉजी या सभी। तो देखिए ये वर्ड तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का। मृदा संरचना, वर्गीकरण, इसका अध्ययन अगर आप करना चाहोगे तो किस शाखा में जाओगे आप? पेडोलॉजी में। दूसरा एक इंपोर्टेंट वर्ड लिखा हुआ मेट्रियोलॉजी, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु का अध्ययन, और जलवायु से छोटा पार्ट कौन सा होता है? मौसम। मौसम का अध्ययन कहलाता है मेट्रियोलॉजी। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया घासों का अध्ययन, उसका आंसर होगा एग्रोइस्टोलॉजी। दूब घास आप जानते हो, दूब घास का वानस्पतिक नाम क्या होता है मित्रों? दूब घास का वानस्पतिक नाम होता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे घासों का अध्ययन क्या कहलाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एग्रोइस्टोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए अभी हमने क्षरण की एक बात करी थी, वही क्वेश्चन आया कि एक्चुअल कंडीशन में मृदा क्षरण में क्या क्या सम्मिलित होगा? इधर या तो उसमें पृथक्करण होगा या उसमें परिवहन होगा या उसमें दोनों होंगे। तो क्षरण का आप लोगों को यही मतलब जानते हैं, मिट्टी का कटाव। कटाव का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो आप ये बात बताइए, अगर वो मिट्टी का कण अपने स्थान से हटेगा ही नहीं तो आगे कैसे जाएगा? दूसरा, वो मिट्टी का कण आगे जाएगा तो उसको अब पहले अपनी जगह से क्या होगा? हटना होगा। हटने का मतलब क्या होता है? पृथक्करण। और फिर आगे जाने का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, जिसको आप बोलते हो परिवहन। इस कारण से मृदा क्षरण में ये दोनों शब्द होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रक्रियाएं होना बहुत जरूरी है। कि पृथक्करण कैसे बोलेंगे, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखिएगा, मृदा कणों का पृथक्करण और परिवहन होना क्षरण कहलाता है। ठीक है, इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों, मृदा कणों का पृथक्करण और परिवहन क्षरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट शाखा के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी में आप किसका अध्ययन करोगे? विकल्प दे रखे हैं, पशुओं का, पक्षियों का, घासों का या सभी। तो घासों का तो अभी जस्ट आपने देखा, घासों का अध्ययन कहलाता है एग्रोइस्टोलॉजी। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये हटा। जब ये ऑप्शन नहीं हो सकता है तो सभी तो पॉसिबल ही नहीं है। पशुओं का अध्ययन तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एनिमल हस्बेंड्री।
पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री में हम पशुओं का अध्ययन करते हैं, तो बचा जो चीज है वो क्या है, पक्षी। इस कारण इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऑर्निथोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हो, तो आपका आंसर होगा हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्धता प्रतिशत। हम शुद्धता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अशुद्धता प्रतिशत। का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 100 बीज का सैंपल है सॉरी 100 बीज का सैंपल है और उसमें कितने बीज अशुद्ध हैं, उस चीज को बोलेंगे अशुद्धता प्रतिशत। तो आपके सामने क्वेश्चन है, अशुद्धता प्रतिशत का दूसरा नाम क्या है या उसे क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं, अंकुरण क्षमता जिसको बोलते हैं जर्मिनेशन परसेंटेज। तीसरा वर्ड दे रखा है शुद्ध मान, जिसको आप बोल सकते हो प्योरिटी परसेंटेज या प्योर वैल्यू। तो जब बात ही अशुद्धता की हो रही है तो शुद्धता तो आंसर हो नहीं सकती इसकी, अंकुरण का इससे कोई संबंध है नहीं। जब इन दोनों का ही संबंध नहीं है तो सभी तो ऑप्शन हो नहीं पाएगा। इस कारण से क्या सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ कि अशुद्धता प्रतिशत का एग्जैक्ट दूसरा नाम क्या हो जाएगा, डोकेज। डोकेज कहा जाता है अशुद्धता प्रतिशत को, या अशुद्धता प्रतिशत को कहा जाता है क्या, डोकेज। ठीक है, आगे देखते हैं। वानस्पतिक नाम, मैंने आपको पहले ही बताया था, वानस्पतिक नाम आपको पता होने चाहिए, चाहे वो फलों के हो, चाहे वो सब्जियों के हो, चाहे फसलों के हो, या चाहे खरपतवारों के हो। वानस्पतिक नाम से करीब करीब हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसी रेफरेंस में आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा किसका वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बेर, केला, खजूर, नारियल। तो अगर आपको वानस्पतिक नामों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है तो देखिएगा, जो बेर लिखा हुआ है, बेर का वानस्पतिक नाम दूसरा क्या होता है, जिजीपस स्पीशीज। क्या होता है, जिजीपस। जिजीपस जुजुबा भी बोल सकते हो, जिजीपस मोरिशियाना भी बोल सकते हो। जिजीपस स्पीशीज जो नाम होगा वो तो किसका होगा, बेर का। दूसरा दे रखा है केला। केला का वानस्पतिक नाम आप जानते हो, म्यूसा। म्यूसा पेराडिसिएका, म्यूसा पेराडिसिएका बनाना का वानस्पतिक नाम होता है। खजूर, खजूर और नारियल, तो खजूर का वानस्पतिक नाम तो क्वेश्चन का आंसर ही होगा। खजूर का वानस्पतिक नाम होता है फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा। और लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है नारियल, इसका नाम होता है कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा। तो फोनिक्स डेक्टाइलोफेरा किसका नाम होगा, खजूर का वानस्पतिक नाम होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा खजूर। नेक्स्ट देखिएगा, अम्लीय मृदा, एसिडिक सोयल बनने का मूल कारण क्या है, सबसे प्रमुख कारण क्या है। एसिडिक सोयल अगर बनती है उसका कारण सबसे मेन क्या होगा, तो देखिए आप जानते हैं मृदा का निर्माण किसके अवशय से होता है, चट्टानों के, रॉक्स के अवशय से या रॉक्स की वेदरिंग से किसका निर्माण होता है, अम्लीय मृदा का या क्षारीय मृदा, जो भी मृदा है। लेकिन मृदा का निर्माण हो कहां से रहा है, चट्टानों से हो रहा है। तो अगर उस चट्टान की प्रवृत्ति अम्लीय है तो ऑब्वियस बात है उससे जो मृदा बनेगी वो मृदा भी कैसी होगी, अम्लीय होगी। इस कारण से आपको इसका एग्जैक्ट आंसर सामने दिख रहा है। अम्लीय मृदा बनने का प्रमुख कारण क्या होगा, मूल चट्टान की प्रवृत्ति। जो चट्टान का नेचर है उसके जो मृदा निकलेगी वो भी उसी प्रकार की होगी। तो अम्लीय मृदाओं के बनने का प्रमुख कारण क्या होगा मित्रों, उसका आंसर होगा मूल चट्टान की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखिएगा, टीएसपी उर्वरकों का क्वेश्चन है। टीएसपी का मतलब होता है फॉस्फेट वाले उर्वरक। फॉस्फेट वाले उर्वरकों के 2 पार्ट होते हैं, आप जानते हैं, जल में घुलनशील और साइट्रिक एसिड में घुलनशील। हम बात कर रहे हैं, आप एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी का नाम सुना होगा आपने। एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी, इन तीनों में फास्फोरस की मात्रा पता होनी चाहिए आपको। तो आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 का टेबल पता हो बस, 16, 32, 48। क्यों, देखिएगा, सिंगल सुपर फॉस्फेट का मतलब, सिंगल का मतलब 16, डबल का मतलब 16 2 जा 32, तो इसका आंसर 32। और ट्रिपल का मतलब ट्राई ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, इसका मतलब 48। तो अगर आपको पूछें सिंगल सुपर फॉस्फेट में तो आंसर 16,
डबल सुपर फॉस्फेट में तो आंसर 32, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में तो आंसर 48, और आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में कितना आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48। इसमें फोर्थ विकल्प दे रखा 60, वो किस में होता है, तो देखिए वो इसमें होता है, आपने नाम सुना होगा एमओपी का। 60% किस में होता है, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको केसीएल भी कहा जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर आपको पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश का पूछे तो उसका आंसर क्या होगा, 60। क्लियर, आगे देखते हैं। वानस्पतिक दाम, फिर मैंने अगेन बताया, आपको वापस बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीशम, शीशम का वानस्पतिक नाम क्या होगा, विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, प्रोसोपिस स्पीशीज, डेलबर्जिया स्पीशीज, एकेशिया स्पीशीज या सभी। तो सभी तो नॉर्मल हो नहीं पाएगा, अब देखेंगे इसके आंसर क्या होंगे। प्रोसोपिस आप जानते हैं किसका आंसर है, खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनरेरिया या प्रोसोपिस स्पीशीज खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है। दूसरा दे रखा है डेलबर्जिया सीसो, डेलबर्जिया का मतलब होता है शीशम का वानस्पतिक नाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शीशम। और एकेशिया, एकेशिया केटेचू अगर आपको पूछे तो किसका वानस्पतिक नाम है, बबूल, किसका है, बबूल। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर वो होगा डेलबर्जिया स्पीशीज। ठीक है, आगे देखते हैं। भार की दृष्टि से ऑन द बेसिस ऑफ वेट सबसे ज्यादा होने वाला वायु शरण कौन सा होगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी जल शरण के 4 प्रकार की, उसी तरह से वायु शरण के 3 प्रकार होते हैं, उच्छलन, निलंबन और सतह निर्माण। आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भार की दृष्टि से सबसे अधिक वायु शरण इन तीनों में से उच्छलन, निलंबन और सतह निर्माण में से कौन सा होगा। तो मित्रों इसका आंसर होगा उच्छलन। ये लगभग होता है 50 से 75%, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। 50 से 75% भार की दृष्टि से हाईएस्ट जो इरोजन होगा कौन सा वाला, मृदा वाला, वायु शरण वाला, वो कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा उच्छलन। ठीक है, ये तीनों ही प्रकार इसी के हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, उच्छलन। वेराइटियों में से क्वेश्चन आता है, बहुत से क्रॉप्स में से वेराइटीज के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वेराइटी के क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा। नो डाउट बहुत से ऑप्शन अवेलेबल होंगे आपके सामने की कंफ्यूजन आएगा, लेकिन फिर भी आपको कभी ना कभी तो वेराइटियों के क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो वेराइटी के ऊपर भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने CSH1, यह किसकी वेराइटी है, CSH1। तो देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, CSH एक फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म सुनिएगा, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। तो नाम से पता लग रहा है इसमें वर्ड कौन सा आया, सोरगम। और सोरगम हम किसको बोलते हैं, ज्वार को बोलते हैं। इस कारण से अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडेशन, फुल फॉर्म कहीं नहीं आएगी, एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ आएगा CSH1। इस या किसकी वेराइटी है, तो जैसे ही आपको CSH1 देखना है आपका तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार, क्योंकि एस का मतलब क्या होता है, सोरगम, कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट ये नाम लिखा हुआ बाजरा, बाजरा का वानस्पतिक नाम आप जानते हैं, पेनिसिटम स्पीशीज। तीसरा चना, चना का वानस्पतिक नाम आप जानते हैं, साइसर स्पीशीज। और गेहूं का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नाम है, आप जानते ही हैं, टिटिकम एस्टिवम या टिटिकम स्पीशीज। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ज्वार। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको एग्रीकल्चर के विभिन्न क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहेगी। आप तुरंत इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स तक इसको जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से क्वेश्चन की सीरीज लेते आएंगे आपके सामने, और आपको इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक स्टूडेंट्स तक इन क्वेश्चनों का PDF या वीडियो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अभी आप लोगों के 12th के एग्जाम जो हैं
वो 6 तारीख को लास्ट है। हमारा जो क्रैश कोर्स है जेट और आईसीआर का वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप उससे रिगार्डेड कोई भी बात करना चाहें या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक अवेलेबल है, आप उस पर नंबर लेकर हमसे बात कर सकते हैं। और इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो बायोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, हिंदी के हों या जीके के हों। कल भी हमने एक डाला था वीडियो जीके का, इसी तरह से आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको आगे वाले नववर्ष की और आगे वाले कैरियर की, जिससे आप लोग अच्छे से अच्छे अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।